हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। लिंचपिन पे आपका स्वागत है। राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो कंटिन्यू करेंगे अभी हम। ठीक है। साथ साथ में राजस्थान की हिस्ट्री चल रही है, आर्ट एंड कल्चर चल रही है। आर्ट एंड कल्चर को हमने थोड़ा सा यूनिक वे में पढ़ना स्टार्ट किया था भाई। यूनिक वे क्या है? हमने उसकी 20-21 क्लासेस ले ली है कहने को, लेकिन वो सारा का सारा काम 8 या 9 क्लास का है। मैक्स टू मैक्स 8 क्लासेस का है, या 9 कह लो, लास्ट 9 क्लासेस का है। शॉर्ट में पढ़ाने का तरीका क्यों है मैंने आपको बता दिया है, और उसको टाइम पे हम कंप्लीट कर लेंगे अराउंड हाफ अक्टूबर तक। ठीक है, मेरे ख्याल से, या फिर उससे भी कम टाइम लगेगा। और मैं तो चाहता हूं अक्टूबर भी पूरा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप इसको तरीके से पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। वही वाली बात, एक ही पेज के ऊपर मैं आपको जब साहित्यकारों के नाम लिखाऊंगा और उनकी किताबों के नाम लिखाऊंगा ना, तो जैसे मेरे को नानी, परनानी, परदादी, परदादे सारे याद आते हैं, वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़ने वाले हर एक इंसान को आएंगे। इतनी सारी डिटेल जब एक ही पन्ने पे लिखी हो तो क्या सेंस है क्या एक ही दिन में उसको सारा याद करने का? आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपको लगेगा कि यार मेरे से नहीं होता, पता नहीं कैसे ऐसे लोग हैं जो रट लेते हैं आराम से। मैं नहीं बना इस चीज के लिए। तो वो सारा बर्डन आप पे ना आए, उस चीज के इनोवेशन के चक्कर में मैंने आपको पढ़ाया इस तरीके से। और मान के चलना आपके फायदा हो अगर आप रेगुलरली पढ़ेंगे उस चीज को। क्या आपने अब तक जितना मैंने पढ़ाया है, राजस्थान जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, भले आर्ट एंड कल्चर हो, उसमें क्या आपने ईमानदारी से जितना पढ़ा चुका उतना आपकी उंगलियों पे है? क्या आपने उनके सारे के सारे क्वेश्चन मार रखे हैं? एक बार के लिए खुद से ईमानदार बनिए। भले ही मुझे मत बताइए या फिर मुझे मत पूछिए कि हम कहां से पढ़ें कैसे पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ चुके हो, जितना मैंने पढ़ा दिया है, जितना मुझसे पढ़ा है, क्या आपको वो सारा का सारा फिंगर टिप्स पे है? क्या आपने उनके क्वेश्चन लगा लिए? क्या आपने पीवाईक्यू सोल्व किए उस चीज की? या फिर बस चल रहा है अपने ऐसे ही भरोसे चल रहा है, पता नहीं किसके, जिसको भी मानते हो भाई। कोई बालाजी को मानता है, कोई भैरू जी को मानता है ना? तो वो तो चलो कोई नहीं। ये आर्ट एंड कल्चर जो है हम कोशिश करेंगे इसको अक्टूबर पूरा खींचने की जबरदस्ती, जबकि इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है ये। हमने त्योहार और मेले पढ़े थे, लगभग मेरे ख्याल से 10 या 11 क्लास ले ली थी, या 13 क्लास ले ली थी, जहां तक 12 या 13, 12-13 का टॉपिक ही नहीं है, 3 क्लासेस का टॉपिक है, 3 या 4 का। लेकिन अगर इतना पढ़ा देता ना तो आप दूसरे दिन मेरे पास में आते नहीं, भले कितनी कहानी बता दे, गणेश जी महाराज ऐसे गए थे, ब्याह में गए थे, फिर वो ब्याह कैंसिल हो गया था, गोगा जी महाराज ने ये कर दिया था, और वो केसर कालमीर। बाद में अक्सर क्या होता है, टीचर को ही कोसा जाता है कि कितना ज्यादा पढ़ाता है। ठीक है। और साथ साथ में राजस्थान की ज्योग्राफी जो है, राजस्थान की ज्योग्राफी जो है उसमें अब तक आपको जो भी पढ़ाया गया है उसके सारे के सारे फैक्ट्स कितने काम के हैं कितने नहीं काम के हैं, एग्जाम को तोल मोल के पढ़ाए गए। फॉर्मेलिटी नहीं करी गई है ऐसे। एज सच लगता ही है कि भाई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे तो फॉर्मेलिटी होती है, पूरा कंटेंट नहीं दिया जाता होगा। जेन्युइन कंटेंट तो क्या ही दिया जाता होगा, है ना? 50% देके ज्यादातर तो पेड बैचेस के अंदर चलाते होंगे ऐसी चीजें, बस ये ललचाने के लिए दे रखा है सब कुछ ना भाई। जिन्होंने यहां तक पहुंचे हैं सारे क्लास देख के, उनको शायद पता लग गया होगा कि अब तक ऐसा कुछ नहीं है, और ये एकदम एक्सेप्शनल काम करने की कोशिश है मेरी तो। बाकी ये सक्सेसफुल हो या नहीं हो वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है। मैं ना आपको डायरेक्टली जानता हूं, ना आप कभी मुझसे मिले हो, और क्या पता मिले ना मिले वो अलग अलग बात है। लेकिन मैं मेरी तरफ से वो प्रोवाइड कर रहा हूं एक पर्दे के सामने होते हुए भी, कि भाई ना मैं आपको कभी देख पाऊंगा, ना मैं कभी देखा है ऐसा। मुझे नहीं लगता कि मेरे टाइम पे मैंने कभी देखा है कि भाई ऐसा कंटेंट मुझे मिल रहा होता तो शायद बहुत ज्यादा अच्छा होता मेरे लिए। मेरे कंसेप्ट बहुत पहले बहुत अच्छे क्लियर हो चुके होते। ठीक है। तो रही बात आपकी ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी हम कोशिश करेंगे 10 सितंबर तक पूरी खत्म कर देने की। ठीक है। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी क्यों आएगी, आपके राजस्थान पॉलिटी जो है उसको हम कोशिश करेंगे 30 सितंबर तक पूरी करने की। ठीक है। तो ये हो गई ज्योग्राफी आपकी, ये हो गई पॉलिटी आपकी। और राजस्थान की हिस्ट्री जो है उसको 10 अक्टूबर से पहले पहले, या 10 अक्टूबर तक खत्म कर लेंगे। फिर पीछे आपके बच जाती है एक तो इकोनॉमी, एक बच जाता है करंट अफेयर। मेरी ये इच्छा है कि मैं आपको ये सारा का सारा बिफोर 10 नवंबर कंप्लीट करवा दूं। 10 से मेरा कुछ स्पेशल लगाव है।
अगर आपका इतना टाइम पे सारा कुछ हो जाता है तो आपको बस शांति से अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए। मेरा तो ये मानना है भाई। बाकी एक दिन आपकी क्लास ली जाए, क्या 3 घंटे पढ़ा दूं राजस्थान की ज्योग्राफी। एक दिन लगेगा मुझे इंडस्ट्रीज पढ़ाने में, जैसे अपना नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रीज ही रहेगा, सारा पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, एक भी चीज छोड़े बिना। हम वो पढ़ सकते हैं मात्र एक क्लास के अंदर और 3 घंटे में। ऑलरेडी हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मान के चलना आज पढ़ाऊंगा भी, लेकिन मेरा ऐसे थोड़ा सा मन कर गया आपसे बात करने का, हल्का सा। हिंदी में पढ़ाना पड़ता ना सिर्फ और सिर्फ, या फिर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता, तो जो भी टाइम ड्यूरेशन लगा है उसका 70% ही लगता, मुझे लग रहा है 70, और क्या पता 65 ही लगता। और ये ऑनलाइन का देखो थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है। ऑफलाइन के अंदर कभी कोई बदमाशी कर रहा है, कभी टीचर डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कोई डाउट पूछ लेता है ना, तो टाइम लग जाता है। मैं कोई ऐसे तारीफ के पुल नहीं बांध रहा, ये ऑनलाइन में फायदा होता है आपके, ये फायदा बता रहा हूं, ठीक है। तो फायदे का फायदा उठाइए, और अगर आप पढ़ाई के लिए एकदम सीरियस ही हैं तो सीरियसली पढ़ाई कीजिए। आप खुद से सवाल करके देखना आज कि आपने राजस्थान की ज्योग्राफी में सब कुछ जो पढ़ लिया है अब तक यहां से, वो सारा याद है, सारे क्वेश्चन मार लिए। ऐसे ही सेम चलिए जीके जाने दीजिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का मेन सब्जेक्ट है, उसमें तैयारी कैसी चल रही है आप खुद से पूछिए और खुद को बताइए, हैं बढ़िया चल रही होगी। मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चले और बढ़िया से पढ़ते रहिए आप। अब इस टॉपिक को स्टार्ट कर दे तो ज्यादा अच्छा है मुझे लग रहा है। और राजस्थान की ये आपकी जितनी भी मैंने कहानी गाई है, ये इससे भी मैं पहले कर सकता हूँ, और बहुत पहले कर सकता हूँ। 10 दिन लगेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी करवाने में, पर कोई फायदा नहीं होगा आपके। 1 महीने के अंदर अंदर राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर तीनों हो सकती है। डेढ़ घंटे की क्लास भी ली जाए तो ऑनलाइन के अंदर। ऑफलाइन में थोड़ा और टाइम लग जाता है, वही काम जो 1.5 घंटे में होता है वो ऑफलाइन में 2.25 घंटे में लगता है। 30-40 मिनट फर्क पड़ ही जाता है। टीचर की गलती नहीं है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के बीच का जो डिफरेंस है उसी का ही फायदा और नुकसान है, ठीक है। ये मेरी आपसे 2-4 मिनट बात करने की जो इच्छा थी वो मैंने पूरी करी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि हमने क्या कर लिया है। अब इस पे ना टिक मत जाना कि एकदम से ये बोल दिया तो ये अल्टीमेटम है। मैं इससे पहले भी कराऊंगा कुछ एक चीजें, और हो सकता है 2-4 दिन इसके बाद में भी कराऊं, लेकिन ये जो चीज है इससे पहले पहले मेरी कोशिश है कि अपना सारा कुछ हो जाए इस करंट अफेयर्स को छोड़ के। करंट अफेयर्स के अंदर आपका जो सबसे सेंसिटिव टाइम रहेगा वो रहेगा, जैसे दिसंबर 1 को एग्जाम है तो 15 या 20 नवंबर तक के क्वेश्चन आएंगे आपके, कहां से लेके जनवरी, और हो सकता है दिसंबर के क्वेश्चन भी आ जाए। आरएएस जैसी एग्जाम के अंदर तो वो जानबूझ के, इस बार जो एग्जाम हुई थी 2025 चल रहा है ना अभी, 2 फरवरी को एग्जाम हुई थी शायद, 2 फरवरी 2025 को, उसके अंदर पूछे गए थे क्वेश्चन जनवरी 2024 के, या फिर फरवरी 2024 के पूछे गए थे शायद तक, जहां तक मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। तो इतने पुराने क्वेश्चन भी इंटेंशनली, वो तो खैर पेपर हार्ड बनाया गया था, पैटर्न चेंज किया था उन्होंने, क्या पता आपकी भी किस्मत ऐसी अच्छी हो और पैटर्न ऐसा चेंज कर दिया जाए। तो हम कोशिश यही करेंगे कि नवंबर टू नवंबर पढ़ें। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा महीना रहेगा, ये मई से लेके नवंबर वाले जो महीने रहेंगे ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो इनके लिए हम जुड़े रहेंगे और काफी सारे और भी इनोवेशंस हैं, चीजें करते रहेंगे, साथ साथ में पढ़ते रहिए बस आप ईमानदार बन के। आपकी अब तक की तैयारी कैसी रही है वो जरूर बताना मुझे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमने जहां से छोड़ दिया था, छोड़ क्या दिया था हमने, हमने छोड़ दिया था, एक बार के लिए मैं एक हल्का सा रिवीजन दिला देता हूं आपको, ठीक है। देखिए भाई, आईजीएनपी के अंदर हमने क्या देखा था, इसका ओल्ड नेम क्या है, राजस्थान कैनाल था। फिर बाद में इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहते थे, रेगिस्तान की इसको स्वर्ण रेखा कहते थे, है ना। इसका नामकरण रियल में आईजीएनपी कब पड़ा, तो 2 नवंबर को पड़ा। क्यों पड़ा होगा, इंदिरा गांधी से रिलेटेड कोई डे आता है क्या 2 नवंबर को, क्या नहीं आता। 1984 के अंदर पड़ा। सतलज और व्यास के पानी से लेके आते हैं यहाँ पे, ये वित्तीय सहयोग वर्ल्ड बैंक का है, ये सारी बातें आप जानते हो।
फीडर कैनाल कितनी बड़ी है, मेन कैनाल कितनी बड़ी है, मेन कैनाल 2 चरणों में बनी थी, ये चीज भी आपको पता है, क्योंकि आप तो सारा याद करके बैठे हो, बस वेट ही कर रहे थे नेक्स्ट क्लास कब आए। ठीक है, ये व्यास नदी है, इसका पानी, और ये सतलज नदी है, इसका पानी देखो किस प्रकार से इसके अंदर मिक्स किया जाता है। और फीडर कैनाल इतनी बड़ी है, राजस्थान के अंदर भी थोड़ी बहुत है, 35 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर। ये डायग्राम आपको ध्यान ही है, मेरा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है अभी रिवाइज कराने का, बस मैं एक हल्का सा दिखा दूं कि हमने ऐसा सब कुछ देखा था लास्ट क्लास के अंदर। देख लिया, ऐसी ऐसी कैनालों के नाम है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, डायरेक्ट। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं आगे ईआरसीपी की। हमारी लास्ट कैनाल प्रोजेक्ट जो है, एक मेजर जो रहेगा वो क्या है, ईआरसीपी। तो आप अपने नोट्स के अंदर हेडिंग डालेंगे ईआरसीपी, इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं, ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। या फिर इसको बोलेंगे पीकेसी प्रोजेक्ट। या इसको बोलेंगे राम जल सेतु लिंक परियोजना। ठीक है, इसके नाम भैया आप लिख लो, ये सारे के सारे नाम लिख लो इसके, फिर मैं बताता हूँ ये क्या सिस्टम है। बस जैसे हमने आईजीएनपी पढ़ा वैसे ही एक नहर लेके आएंगे, वो नहर जो है अलग अलग एरिया के अंदर पानी प्रोवाइड कराएगी। कौन से वो जिले रहेंगे, तो इसके बारे में आप सबसे पहली लाइन लिखना, यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना है। इट इज एन एम्बिशियस, एम्बिशन समझते हो ना, अपन बोलते हैं कि भाई हमारे जीवन में ये एम्बिशन है, हम ये अचीव कर लेंगे, है ना, ये महत्वाकांक्षी है हमारे लिए। भाई पता नहीं क्या, ये एम्बिशियस पर्सन है यार, ये अपनी लाइफ के अंदर ना ऐसे एम्बिशंस रखता है कि मैं ये अचीव कर लूंगा, वो अचीव कर लूंगा। उस टाइप से हमारा भी ये इच्छा है कि ईस्टर्न एरिया के अंदर पानी की आपूर्ति हो जाए, सिंचाई के लिए और पीने के लिए। ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं अभी। देखो, इसके बारे में सिर्फ आपको लिखना है, ज्यादा डिटेल नहीं है। आप लिखना इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत कुनु नदी का नाम सुना था ना, कुनु, कुराल, काली सिंध, कुनु, कुराल, काली सिंध, चाकण, पार्वती और मेज। जहां तक मुझे ध्यान है कि राजस्थान का ये जो भी मैप है, इसके अंदर ये जितनी भी नदियां हैं ये इस वाले रीजन की है लगभग। ये अगर मैं कहूँ ये ईस्टर्न प्लेन ही तो है, मतलब सॉरी ईस्टर्न हाफ ही तो है इधर वाला। इस हिसाब से देखो इसको, ऐसे ऊपर नीचे मत देखना, नॉर्थ साउथ वैसे नहीं देखना हमें, ईस्ट वाली साइड में, राजस्थान के ईस्ट में। इसलिए इस कैनाल प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। पीकेसी की फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको लिखा दूंगा अभी, एक बार टेंशन मत लो आप। ठीक है, इन सब का पानी जो है वो किसको प्रोवाइड कराया जाएगा, इसके अंतर्गत आपने ये लिखा होगा, इसके अंतर्गत कुनु, कुराल, कुनु, कुराल, काली सिंध, चाकण, पार्वती तथा मेज का पानी, मेज का पानी मानसून के समय, मानसून के समय, या फिर मेज का अतिरिक्त पानी लिखना, अतिरिक्त पानी मानसून के समय चंबल, बनास, गंभीर व बाणगंगा को पहुंचाया जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए ईस्टर्न एरिया के अंदर मानसून की वर्षा होती है अच्छी खासी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इधर होती है बढ़िया बारिश। जब हम जलवायु पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो बारिश उधर ज्यादा होती है और उसका पानी ऐसे ही नदियों में बहुत ज्यादा रहता है। आपको पता है कुनु, कुराल, काली सिंध, ये चाकण, ये नदियां जो कोई बहुत भयंकर बड़ी नदियां तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो इसके पानी की वजह से पानी इधर उधर ओवरफ्लो होता है, हल्की फुल्की बाढ़ जैसी कंडीशंस बनती है। फिर तो इनको बचाया जाए। और साथ साथ में चंबल, बनास, गंभीर
ऐसी बड़ी बड़ी जो नदियां हैं ये बहुत सारा पानी झेल सकती है, इनके अंदर ये पानी डाल दिया जाए ताकि इससे, और इनका कैचमेंट एरिया भी बहुत बड़ा है, बनास का भी बहुत बड़ा है, चंबल का भी बहुत बड़ा है, गंभीर का भी बड़ा है, इनके अंदर अगर पानी डालेंगे तो आगे और एरिया के अंदर सिंचाई और पेयजल के लिए पानी पहुंच जाएगा। ये काम हमें करना है। इंग्लिश वाले लिख लो एक बार के लिए। अंडर दिस प्रोजेक्ट एक्सेस या एक्स्ट्रा वाटर ऑफ कुनु, कुराल, कालीसिंध, चाकण, पार्वती, मेज, कुनु, कुराल, कालीसिंध, चाकण, पार्वती और मेज एंड मेज will be provided to चंबल बनास गंभीर एंड बाणगंगा रिवर, चंबल बनास गंभीर एंड बाणगंगा रिवर ड्यूरिंग मॉनसून टाइम। ठीक है, ये ईआरसीपी हम दोबारा देखेंगे जब इकोनॉमी पढ़ेंगे, तब उनमें भी कुछ एक टॉपिक्स में कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लिख लो इसका टोटल बजट कितना है भाई। फिक्स में आपको दोबारा अपडेट करा दूंगा, 45,000 करोड़ लिख लो, और लिख लो ब्रैकेट में राजस्थान बिगेस्ट प्रोजेक्ट, राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा बजट लिख लो भाई, प्रोजेक्ट की जगह बजट लिख लो। इसके अंदर सेंटर का रोल कितना है, स्टेट का रोल कितना है, 90% तो सेंटर देगा पैसे और 10% राजस्थान देगा। ये चीज है, समझ में आई क्या आपको बात? ठीक है भाई, इसके तहत कुछ एक टारगेट्स हैं वो पूरे करने हैं। टारगेट्स क्या है लिखना, आप भी टारगेट लिखना, उद्देश्य लिखना। 2054 तक 26 बांध बनाने हैं, 26 डैम्स टू बी फॉर्म्ड बाय 2054 ठीक है, ठीक है भाई, मैं और आपको अपडेट करा दूंगा इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। दूसरा लिखो, 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई कमांड क्षेत्र तैयार करना, टू फॉर्म 4 लाख हेक्टेयर्स इरिगेशन कमांड एरिया। तीसरा लिख लो, ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन, या इरिगेशन वाला लिख लिया तो ड्रिंकिंग वाटर लिख लो, खाली ड्रिंकिंग वाटर टू 17 डिस्ट्रिक्ट्स। अब कौन सी ऐसी 17 डिस्ट्रिक्ट्स है जिनको फायदा होगा वो देखना जरूरी है भाई, वो कोई हार्ड नहीं याद करना, आपको याद भी हो जाएगा, देखना मैं करवाता हूं। पहले 13 थी भैया भी लिख लेना, 13 पहले 13 ही जिले थे, लेकिन नए बनने के बाद में कुछ और जिले भी इंक्लूड हुए हैं इसके अंदर। देखते हैं भाई कौन से हुए हैं। ठीक है भाई, 2054 तक करना है ना, अभी नहीं करना, एक ही दिन के अंदर मेरे को। देखते सबसे पहले तो हाड़ौती वाला रीजन देखो, कोटा, आप भी लिख लो साथ साथ में, बूंदी, 12 और झालावाड़। फिर एबीसीडी आ जाएगी, एबीसीडी से कौन है, अलवर, भरतपुर बी एच है ना, पूरा लिखना आप तो, सी से करौली, डी से धौलपुर, साथ साथ में सवाई माधोपुर भी है पास में, ये तो लिख लो नाम। ये टोटल कितने हो गए, 9। अभी मुझे कितने और गिनाने हैं आपको, 9 दूनी 18 होते हैं, यानी कि आपको 8 और गिनाने हैं मुझे अभी। देखिए गिनाता हूं, अब लिखिए आप सबसे पहले, अलवर से कोई एक अलग हुआ था, खैरथल तिजारा नाम का, ध्यान है क्या आपको? भरतपुर से जो अलग हुआ था डीग, लिख लो, ठीक है। और इसके अलावा आप लिखेंगे जयपुर, और जयपुर से जो अलग हुआ है कोटपुतली बहरोड,
पूरा लिख लेना भाई, कोटपुतली बहरोड। फिर आप लिखेंगे अजमेर, और अजमेर से जो नया बना है जिला ब्यावर, ये भी लिख लेंगे। फिर इसके बाद में एक लिख लो दौसा और एक लिख लो टोंक। हो गया। गिनते हैं टोटल, देखो 8 और 1 9, 10 11 12 13 14 15 16 और 17 हो गए। फिर से याद करवाता हूँ, देखो 1 मिनट में होगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पहाड़ोती वाला एरिया है। ABCD आपको पता ही है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसके पास में पड़ रहा है सवाई माधोपुर, तो उसको भी ले लिया। फिर अलवर से अलग हुआ था खैरतल, तिजारा, तो वो भी लिख दिया। भरतपुर से अलग हुआ है डीग, तो डीग भी लिख दिया। अब जयपुर है, सेंटर की तो बात करेंगे, हमारे मतलब जो कैपिटल उसकी बात। जयपुर की बात कर रहे तो उससे जो अलग हुआ है कोटपुतली बहरोड, उसकी बात कर लो। अब जयपुर के बाद में जो इंपॉर्टेंट था बेचारा, पहले अजमेर ही तो था, तो अजमेर की भी बात कर लो। अजमेर से जो निकला है वो ब्यावर है। अब आपको 200 और टोंक याद करने, 2 याद करने। कितना आसान है क्या आसान? आपके लिए तो वैसे सब कुछ ही आसान है। ये सारी की सारी बातें किसकी है? ERCP की। इतना ही है ERCP में अभी के लिए, आप पढ़िए। अब एक लास्ट बात और कर लेते हैं यमुना की। यमुना नहर, इसके अंदर 2-3 एक बातें लिख रहा हूं, आप भी बता लेना। कोऑपरेशन की किस किस का है? राजस्थान प्लस हरियाणा। एक बात, लाभ किस किस को मिलेगा? शेखावाटी एरिया को। शेखावाटी एरिया के अंदर कौन आता है? सीकर आता है, चूरू आता है मेनली, और झुंझुनू लिख लो। नीम का थाना होता तो नीम का थाना भी लिख लेते, लेकिन अब वो झुंझुनू के अंदर ही रह गया। ठीक है, ये बात कर लो। फिर इसके बाद में कहां से स्टार्ट होगी ये? तो ये होती है ताजेवाला से। ताजेवाला का दूसरा नाम और हथनी कुंड, ये राजस्थान में नहीं है भाई। हथनी कुंड से शेखावाटी तक ये इसकी जर्नी रहेगी। राजस्थान के अंदर लेके आएंगे, यमुना से पानी सारा का सारा आएगा, इसलिए नाम है यमुना नहर। हमने देखो याद करो एक डायग्राम बनाया था ऐसा, ये रहा। गंगा नहर की बात कर ली, IGNP की बात कर ली, राजीव गांधी की बात कर ली, नर्मदा की बात कर ली, ERCP की बात कर ली, भरतपुर नहर, यमुना नहर, इनकी बात कर ली हमने। तो ये इस प्रकार से आपके सारी की सारी चंबल और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मेन मेन बड़े बड़े, ये हो गए हैं पूरे नहरों वाले। अब हम कुछ लिखने वाली बातें हैं वो लिखेंगे, तो आप भी लिखना मेरे साथ साथ में। अदर इंपॉर्टेंट, अदर डैम प्रोजेक्ट्स लिख लो भाई, अन्य बांध परियोजनाएं। अदर डैम प्रोजेक्ट्स या अन्य बांध परियोजनाएं लिखो भाई। इसके अंदर सबसे पहले हम लिख लेंगे कोटा के अंदर जितने भी बांध परियोजनाएं चल रही है, वो जो नहीं लिखी हैं वो कौन सी आएंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे नवनेरा। आगे लगाते जाना नवनेरा बांध परियोजना, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता ही है हेडिंग क्या है, अन्य बांध परियोजनाएं। ठीक है, नवनेरा। इसके बाद क्या आएगा? हरीशचंद्र, हरीशचंद्र। फिर आएगा गोपालपुरा, फिर आएगा तकली, तकली नहीं है भैया, तकली। ये एक आएगा सावन भादो, बहुत कंफ्यूज करता है सावन भादो की कढ़ाइयाँ कहाँ पे हैं, सावन भादो की वेलियां कहाँ पे हैं, बावड़ी कहाँ पे है, ये बातें करेगा अजीब अजीब। एक आलनिया लिख लो। ये बांध परियोजनाएं जितनी भी है कोटा के अंदर। ठीक है भाई। दूसरा लिखेंगे 12 के बारे में। 12 के बारे में मुझे एक फनी सी ट्रिक मिली थी, वो लिख लेते हैं। कोई बेबी नाम की छोटी बेबी है, उसके ऊपर क्या गिर गई? लस्सी गिर गई। कोई पंजाबी फैमिली है भाई, लस्सी पी रहे होंगे, उसके ऊपर आधी लस्सी गिर गई। तो ट्रिक क्या है? बेबी पर आधी लस्सी है, आधी लस्सी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। बे से आएगा बेथली, ये सिर्फ और सिर्फ 12 के अंदर है डैम प्रोजेक्ट। इसके अलावा बी से आएगा बिलास, बेबी पूरा हो गया, बिलास। ये 12 प्लस कोटा के अंदर है भाई। 12 मेन तो यहां पे मैंने इसलिए लिख दिया ताकि 12 के अंदर वाली सारी है ये। इसके अलावा कौन सा इसी में इंक्लूड कर लेंगे। पर से आ जाता है परवन। परवन के अंदर कौन कौन है? 12 है,
कोटा है और साथ में आ जाएगा झालावाड़, जिसमें से झालावाड़ के आप क्या लगा देंगे स्टार, क्योंकि ये झालावाड़ की ही है मेन। तो 12 और कोटा के अंदर थोड़ा बहुत पानी जाता है इसका। फिर आधी से आ जाएगी अंधेरी, जो हमें पढ़ाई करते टाइम पे आती है, अंधेरी, ये 12 के अंदर है भाई। ये है लासी, ये भी 12 के अंदर है। आज सिस्टम का कुछ खराब हो गया था, इस चक्कर में बची हुई क्लासेस नहीं ले पाया, और मैं अभी उनको रिकॉर्ड करूंगा। आपके पास में जब भी ये क्लास डलेगी ना, ऐसे मान के चलना उसके 5-10 मिनट पहले ये पूरी की पूरी रिकॉर्ड हुई है। और इसके बाद में मैं अभी राजस्थान हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करूंगा और आर्ट एंड कल्चर की नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करूंगा। उनको अभी रात में डालने का कोई फायदा नहीं है, उनको डालेंगे सुबह, वरना वो भी आ जाती और आगे की क्लासेस भी जैसे आनी है वैसे आएंगी, लगातार आएंगी भाई। पढ़ते रहिए आप। तो आपके लिए जो ग्रुप बना रखा है उसमें तो कुछ बताते हो नहीं कि हमारी तैयारी ऐसी चल रही है वैसी चल रही है। फिर बूंदी से रिलेटेड जितने भी वो सारे लिख लो। एक है जैत सागर, एक है गुड्डा, क्या नाम है इसका, गुड्डा बांध परियोजना, तो समझ लेना। फिर आगे गरदड़ा बांध परियोजना, गरदड़ा। फिर एक है जिग जैग, जिग जैग डैम। फिर एक है चाकण, चाकण नदी भी आपको पता है। फिर एक आता है मेज, मेज बांध परियोजना, ये बूंदी के अंदर है, ये सारे बूंदी में है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट लगाएंगे और नोट लगा के लिखेंगे मेजा बांध किधर है। मेजा बांध कोठारी नदी पे, ये मेज बांध परियोजना है। मेज बांध अलग है, मेजा बांध अलग है भाई, समझ में आ रही है क्या आपको बात। कोठारी नदी, भीलवाड़ा, ठीक है भाई। इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे झालावाड़। झालावाड़ के बहुत सारे नाम, बस नाम लिख लो आप। राम बांध परियोजना, भीम बांध परियोजना, मनोहर बांध परियोजना, गागरीन, गागरोन के दुर्ग से नाम पड़ा है, गागरीन बांध परियोजना, पीपलाद, पीपलूंद अलग चीज है भाई। परवन, देखो परवन आ गया ना नाम, मेन यहाँ पे है, जबकि हमने जस्ट ऊपर देखा था परवन, फिर से उधर भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखा है। 12 के अंदर भी था तो लिखना तो पड़ेगा ही ना। परवन मेन यहाँ का है। फिर काली सिंध, काली सिंध। फिर उसके बाद में एक नाम आता है चोली, ठीक है। फिर उसके बाद में छापी, और एक लास्ट और रह गया रेवा। इसको रेवा दे क्या, लिखा दिया भाई, रेवा क्यों दे। इतने सारे नाम है, किधर, कोटा के अंदर, 12 के अंदर, बूंदी के अंदर, झालावाड़ के अंदर। अब आपको क्या करना है पता है क्या, रोज घूरना है इनको ईमानदारी से। जैसे आप ईमानदारी से सब कुछ पढ़ के बैठे हो ना, आपको सब कुछ याद अब तक का, वैसे ही ये भी ईमानदारी से रोज तब तक घूरना जब तक, ऐसा होता है ना किसी चेहरे को देखते हैं बार 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 बार। जैसे मान लो आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, किसी नए चेहरे को देखा, भले कोई भी हो, बूढ़ा अंकल हो, दादी हो, बच्चा हो, कोई जवान, कोई इंसान हो, लड़की लड़का कोई भी हो, हम जब उसको पहली बार देखते हैं तो एकदम अटपटा सा लगता है। हमें क्या पता उसकी नाक मोटी लगती है, ऐसे आईब्रोज छोटे लगते हैं, या फिर ना कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, एक यूनिक सा लगता है आपको, ऐसे अजीब सा लगता है, और आपको वो याद भी नहीं होता है। दूसरी बार जाते हो, तीसरी बार जाते हो, चौथी बार जाते हो, 5वीं 6ठी बार में आपको इतना फेमिलियर लगता है वो। वैसे ही आपको इन नामों को लगाना है। कुछ एक ट्रिक बता दी, जैसे बेबी पर आधी लस्सी है ना, जैसे बूंदी के अंदर देखते रहो, रोज बूंदी को देखते रहो, जैत सागर, गुड्डा, गरदड़ा। और मैंने आपको बताया वही है एक्टिव वाला रट्टा, क्या कि जैत सागर बूंदी में है, किधर नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, कोटा में नहीं है, 12 में नहीं है, किधर है, बूंदी के अंदर है। समझ गए ना बात। ये तरीका है याद करने का इनको, ठीक है। तो मैं एक सेकंड हटू क्या आपके सामने से, देख लो। हाँ भाई देख लिया होगा, इनमें कुछ ऐसा तो है नहीं। अब लिखो दोसा की, मेनली जो दोसा दोसा के अंदर है वो, एक का नाम है माधो सागर बांध परियोजना, तो माधो सागर। एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इन चीजों का, तो
ये सिर्फ दौसा के अंदर है। एक है मोरेल, ये दौसा के अंदर तो है ही है, साथ साथ में समाधोपुर के अंदर भी है, सवाई माधोपुर वैसे है ना, वैसे समाधो लिखता हूं आपको पता ही। फिर मोरेल के अलावा एक का नाम है रेडियो, रेडियो बांध परियोजना, ये दौसा के अंदर है, नहीं लिख रहा फिर भी। एक है चिरमिरी, क्योंकि ऊपर लिख दिया मैंने दौसा। एक है झिलमिली, ऐसे लग रहा है जैसे कोई छोटी बच्चियों के नाम निकाले हुए छेड़ने के लिए निकालते ना। फिर दो धौलपुर से रिलेटेड है, अब उनको ना नाम लगा के नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लो आप। एक परियोजना का नाम ही है धौलपुर लिफ्ट परियोजना, वैसे नहीं लिखा हूं तो ज्यादा सही नहीं है। क्या बात, आपको कभी भी एग्जाम में ही पूछेगा क्या कि धौलपुर के अंदर है, किधर है ये वाली धौलपुर लिफ्ट परियोजना, रहने दो या लिख लो, आपकी मर्जी है तो लो, मैं लिख देता हूं धौलपुर लिफ्ट परियोजना, धौलपुर के अंदर भाई। बहुत ही यूनिक नॉलेज बढ़ा दिया सर आपने हमारा, तो फायदा हो गया। पार्वती बांध परियोजना, हाँ ये काम किसकी है, धौलपुर के अंदर है। फिर काली तीर है, वो भी धौलपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है काली तीर वाली। और एक दो और है, एक का नाम है बांडी सेंदड़ा, एक है बांकली बांध, ये तो सुकड़ी नदी पे, आपको पता ही है, देखा हुआ अपना। और ये है केमिकल रिवर बांडी वाली, उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो ये बनाया गया है जालोर के अंदर, और ये भी है जालोर के अंदर। एक है भाई बत्तीसी नाला, 32 वाला वर्ड जो था, बत्तीसी, बत्तीसी नाला। एक है सूकली सेलवाड़ा, सूकली सेलवाड़ा, ये दोनों की दोनों किधर है, सिरोही के अंदर। एक है मदार बांध, बेड़स नदी पे हुई, बेड़चे आयड़। एक है टिड्डी बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो विचार लिख रहा हूं ना, ये सारे के सारे। टिड्डी आई थी ना एक बार, बहुत 3-4 साल पहले पुरानी बात है, बहुत टिड्डियां आई थी भाई, पाकिस्तान वाले तो खा गए थे पकड़ पकड़ के उनको, मौज हो गई उनके, मानसी वाकल। एक है सोम कागदर, एक है सोम कमला अंबा, ये डूंगरपुर में है। इसके अलावा ये चारों किधर है, उदयपुर के अंदर, UDR उदयपुर। दो तीन एक नाम और लिख लेते हैं, फिर आपको बख्श देंगे। अरे भाई रुक जा, एक लिखेंगे भीखा भाई सागवाड़ा, माही नदी पे, डूंगरपुर में। एक लिखेंगे अनास बांध, बांसवाड़ा। जैसे नास का मतलब नाक होता है, बांस का मतलब बदबू होता है, आपको पता ही, तो ना ऐसे कनेक्ट कर करके कर लेना भाई, थोड़ा बहुत मेहनत करना, घूरना। एक है कनोता बांध या कानोता बांध, इंपॉर्टेंट है, जयपुर की ढूंढ नदी पे। एक है नारायण सागर, ये खारी नदी पे है, जो अजमेर वाली है। एक है ओराई, ओराई है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये इतने सारे कुछ एक बांध परियोजनाओं के नाम है, और इस प्रकार से आपके बांध जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, वो हो गए हैं कंप्लीट। ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब नए टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए अभी के अभी यहीं पे ही,
उसका नाम है राजस्थान में उद्योग। पढ़ेंगे भाई। या फिर इंडस्ट्रीज इन राजस्थान लिखना, आप लिखना इंडस्ट्रीज इन राजस्थान, हिंदी में लिखना राजस्थान में उद्योग। राजस्थान में क्या है भाई? उद्योग। ठीक है। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, राजस्थान में इंडस्ट्रीज क्या है। देखो मैं इससे पहले कृषि पढ़ाने वाला था, लेकिन कृषि पढ़ाने का मेरा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको मिट्टी पढ़ाना चाहता हूँ, जलवायु पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद में कृषि पढ़ेंगे ताकि और थोड़ा ढंग से कनेक्ट हो। मेरा काम है ढंग से पढ़ाना, सिर्फ वो नहीं है कि भाई हाँ एक किताब खोल लो या फिर कोई किसी के सोर्स से लिए हुए नोट्स ले लो और ऐसे कैसे यूट्यूब पे पढ़ा दो। वो तो फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हो, इतने महान तो आप भी हैं। आपके पास में भी टेलीग्राम है, आपके पास में भी पैसे हैं, आप खरीद भी सकते हैं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे ले सकते हैं। टाइम पास थोड़ी करना आपके साथ में। तो राजस्थान में इंडस्ट्रीज देखो होता क्या है, जब मानव का विकास हुआ था ना, मानव, आप और मैं, सॉरी आप, हम तो कहाँ मानव भाई, मानव का जब विकास हुआ था तब उसको पता चला कि मुझे भूख लगती है ना। तो भूख लगती है तो वो जानवरों को खाना स्टार्ट करता था। उसने सबसे पहले जानवर पालने स्टार्ट किए कि भाई इनको पाल ही लें, इससे अच्छा तो ये रहे बकरे पाल लें, जो भी गाय पाल लें, जो भी इनको खाना है वो वाले एनिमल्स जिनसे जो फायदा है। फिर उन्होंने देखा यार कि ये एनिमल है ना, इनको भी तो कुछ खाना है, तो इनके लिए कुछ बंदोबस्त कर दे, वरना ये तो भाग जाएंगे जंगलों में, कोई और पकड़ लेगा, है ना। तो इन्होंने फिर खेती करना स्टार्ट किया था। मैं कहना चाह रहा हूं कि मानवों ने सबसे पहले पशुपालन स्टार्ट किया था अपने फायदे के लिए। हर कोई अपने फायदा देख रहा है, हर कोई, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। हमारा नुकसान हो रहा है तो वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, और हमारा फायदा किसमें है हम तो वही देखेंगे। तो ऐसा ही है मानव। तो मानव ने क्या किया, मानव ने एनिमल पाले, एनिमल पालने के बाद में उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। तो एग्रीकल्चर में उसको समझ में आया कि वाह यार ये चीजें तो मैं भी खा सकता हूँ, गेहूं मैं खा सकता हूँ, चावल मैं खा सकता हूँ। तो उसने कृषि करना स्टार्ट किया और कृषि का एक प्रकार से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। जो भी जैसे भी लेन देन होते थे भाई पहले के जमाने में, कि भाई मेरे को थोड़ा बहुत मजदूरी आती है तो मैंने क्या कर दिया, आपके घर में एक दो कमरे बना दिए, बदले में आपने मुझे क्या कर दिया, तीन चार एक बोरियां दे दी, एक बाजरे की दे दी, एक गेहूं की दे दी। इस प्रकार से जो भी मुद्रा का विनिमय होता था पहले के जमाने में, धीरे धीरे करते वो पैसे पे आ गया कि पैसे दो चीज लो, पैसे दो चीज लो, वो चीज हो गई। हमें उस पर नहीं जाना है, हमें एक चीज समझनी है कि एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमी का सबसे पहला पिलर है। इसके बाद में जब प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो गए, गेहूं हो गए, चावल हो गए, तो समझ में आया कि इनका करा क्या जाए, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाया जाए, इनको स्टोर भी किया जाए। फिर बाद में समझ में आया कि और भी चीजें होती है, इंसान सिर्फ खाता पीता ही नहीं है, उसको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए पैरों में चप्पलें चाहिए, है ना, जाने के लिए कहीं ना कहीं कोई साइकिल चाहिए, कोई भी प्रकार की बैलगाड़ी फलाना गाड़ी साधन तो चाहिए। वो चीजें खेत में नहीं उग सकती। ऐसा देखा है कि आपने कभी भी टीवीएस स्प्लेंडर या कोई सी भी बाइक आई, उसके बीज लाए आपने खेत में बो दिए और गाड़ियां गाड़ियां खड़ी हो गई। स्कॉर्पियो उगाएंगे फिर हम तो, आप और हम दोनों मिलके, ऐसा नहीं होता है। तो वो चीजें कहां पे हो भाई, फिर वो फैसिलिटीज कहां पे फुलफिल हो, एग्रीकल्चर में तो नहीं हो सकती। तो दूसरी चीज क्या आएगी फिर, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर जो नीड्स फुलफिल होती है वो एग्रीकल्चर में नहीं हो सकती, एग्रीकल्चर में जो फुलफिल होती है वो इंडस्ट्रीज में नहीं हो सकती। अगर मुझे चीनी बनानी, तो चीनी क्या मैं डायरेक्ट बना सकता हूं इंडस्ट्रीज के अंदर? कोई तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल मान लेते हैं गन्ना चाहिए, तो गन्ना कहां से आएगा, कहां से आएगा गन्ना? तो गन्ना आएगा एग्रीकल्चर से। तो ये दो एक प्रकार से अलग अलग एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं भी हो सकते। जैसे हो सकता है ना कि खेत के अंदर आपको ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर कहां से आएगा, इंडस्ट्रीज से बन के तभी तो आएगा। एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होना स्टार्ट हो गए फिर ये। फिर एक तीसरी चीज और है कि भाई बहुत ज्यादा ऐसे पैसा हो गया तो लोगों को पढ़ाई वढ़ाई ये करना, वो चीजें भी है। तो तीसरी चीज बोलते हैं सर्विस। सर्विस हर चीज की हो सकती है, जो मैं कर रहा हूं वो भी सर्विस है। ये फ्री की है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे, ना तो आप मुझे कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, ना मैं आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा हूं। आप उसको कॉपी में लिख रहे हो एक अलग बात है, वो आपकी इच्छा है। आप अगर स्टोर करना चाहो तो स्टोर कर लो डायरेक्ट दिमाग के अंदर। सर्विस है भाई, हॉस्पिटल में जाते हो वहां पे आपको क्या मिलती है, सर्विस मिलती है, आपका इलाज होता है। पुलिस स्टेशन में जाते हो वहां आपको क्या मिलती है, सर्विस मिलती है। आपकी वहां पे कोई ना कोई रिपोर्ट लिखी जाती है, कोई ना कोई समस्या जो आप लेके जाते हो वो दूर की जाती है। या फिर आप कहीं
कोर्ट कचहरी जाते हो, वहां पे भी सर्विस मिलती है आपको। ये सर्विस सेक्टर हो गया, कहने का मतलब ये, राजनीति जो हो गई वो भी सर्विस है एक प्रकार की। ये इससे भी बिजनेस किया जा सकता है, करते हैं ना लोग, कोचिंग खोलते हैं, लॉयर जो होता है वो भी पैसे लेता है, पुलिस जो होती है वो भी आपकी FIR लिखने के जितने भी चार्जेस होते हैं वो लेते हैं, और अस्पताल के अंदर तो आप भर भर के पैसा भर के आते हो। तो ये तीन एक बड़े बड़े पिलर है इन इकोनॉमी के, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के। और अगर ये इस वे में डायरेक्शन में बढ़े ना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंडिया के साथ में क्या कमी रही कि एग्रीकल्चर हमने बहुत किया, बहुत किया, राजा थे तब भी किया, अंग्रेज आ गए तब भी किया, लेकिन उनके जाने के बाद में हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाई। सबसे पहले तो 1947 में लगे थे, अब तक चल रहा मामला खतरनाक ही, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमारे पास में नौकरियां नहीं रही, तो नौकरियां नहीं रही तो इंडस्ट्रीज तो खैर वैसे भी डेवलप करने की नहीं सोची थी, हम सर्विस पे ज्यादा इंटेंट हो गए कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्या करें यार, तू कहीं पे पढ़ाने चला जा, तू कहीं किसी की गाड़ी चला ले, जैसे भाई बड़े बड़े साहब है इनकी गाड़ी चला ले, हॉस्पिटल के अंदर तू है ना नौकरी कर ले। ऐसी छोटी मोटी नौकरियां जिनमें जिनमें क्या होता है कि माथाफोड़ी ज्यादा नहीं है। इंडस्ट्रीज में भी गए नो डाउट, लेकिन हुआ क्या, ये डायरेक्शन में जाने की वजह से इसका नंबर बाद में आया। पहले नंबर पे ये आई, फिर दूसरे नंबर पे ये आने वाली थी थोड़ी सी, लेकिन ये आ गई, फिर तीसरे नंबर पे ये आई, ढंग से नहीं आई। चल तो रहे, आना यही चाहिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगर ये होता तो आज अपन भी अमेरिका की तरह डेवलप्ड हो चुके होते। दो कंट्रीज होती है, एक तो डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आते हैं हम। अभी हमारा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, विकास हो रहा है भाई, है ना, हो रहा है क्या विकास या नहीं हो रहा, खैर जाने दीजिए। इंडस्ट्रीज क्या होती है, इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पे किसी न किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण होता है। अब वो वस्तु कैसी भी हो, पहनने की हो, खाने की हो, पीने की हो, चलने की हो, दौड़ने की हो, भागने की हो, किसी न किसी प्रकार के गुड का निर्माण होता है, वस्तु का निर्माण होता है, वो होती है इंडस्ट्री। इस मामले में राजस्थान सबसे पीछे है इंडिया के अंदर, या फिर बैकवर्ड स्टेट के अंदर आता है राजस्थान। क्यों आता है राजस्थान बैकवर्ड स्टेट के अंदर? राजस्थान के अंदर क्या है भाई ऐसा, इंडस्ट्री किस चीज की डालोगे, मिट्टी की, कि इधर से मिट्टी डाली उधर से सोना निकला, या फिर मिट्टी से आप चूरमा बनाओगे बढ़िया वाला देशी घी उसके अंदर मिक्स करके? नहीं कर सकते, प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते भाई। इंडिया सॉरी राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज खोल सके। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि क्लाइमेट की ऐसी कंडीशंस है, इतना अनस्टेबल है, 325 या 320 दिन तो लगभग सूरज की वो रहती है, डोमिनेंस रहती है ना। एक सेकंड रुकना। और राजस्थान के अंदर मानसून की भी कोई बहुत ज्यादा बारिश वारिश नहीं होती है, ठीक ठाक बरस जाता है, अरावली वाले एरिया के अंदर बरस जाता है, लेकिन अरावली पैरेलल होने की वजह से और मानसून की डायरेक्शन ये होने की वजह से पहाड़ उनको रोक ही नहीं पाते हैं, ये निकल जाता है। इंडस्ट्री डालने के लिए भी तो क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए, जो कि राजस्थान में नहीं है। अगर इंडस्ट्री डालने की क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा राजस्थान में? इंडस्ट्री नहीं खोलेगा, फिर इंडस्ट्री नहीं खोलेगा तो यहाँ के लोगों को इंडस्ट्री के अंदर रोजगार नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, यहाँ के लोग कम स्किल्ड होंगे क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया, तो उनको इंडस्ट्री के मशीन्स इक्विपमेंट्स ना तो चलाने आते हैं ना सुधारने आते हैं, दोनों काम नहीं सीख पाएंगे। तो हम एक दो बातें लिखेंगे इसके बारे में, लिखना, आप भी लिखना। उद्योग इकाइयों के मामले में, कारखाने जो थे ना उनको बोलते हैं उद्योग इकाई, उद्योग इकाइयों के मामले में राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है, राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है, जिसके मुख्य कारण निम्न है, जिसके मुख्य कारण निम्न है। राजस्थान is a backward state in terms of, Rajasthan is a backward state in terms of industries because of the following reasons, first reason लिखना, unfavorable environmental conditions, या unfavorable climate लिख लो बहुत है, असहज जलवायु, या फिर अनफेवरेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे, कई बार मेरे स्किप हो जाता है, हिंदी के भी स्किप हो जाते हैं कि इस वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। दूसरा लिखना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर,
अब इंफ्रास्ट्रक्चर को वैसे तो ढांचा बोलते हैं, तो आप लिख लो संसाधन की कमी, कम संसाधन लिख लो, कम संसाधन, कम उद्योग संसाधन लिख लो आप हिंदी वाले। लेस इन्वेस्टमेंट, कम कम निवेश, निवेश, ये कुछ एक रीजंस है। इसके बाद में कुछ एक चीजें हैं वो ऐसे डायरेक्ट लिख लो। एक तो आप नाम लिखेंगे कोटा का, कोटा लिखो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करिए। कोटा लिखने के बाद में आप लिखना इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उद्योग सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ राजस्थान। फिर दूसरा लिखना जयपुर, जयपुर के बारे में लिखना मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, बहुत सारे कारखाने या फिर उद्योग इकाइयां सबसे ज्यादा कहां पे मिलेंगी? राजस्थान में, जयपुर में। छोटी बड़ी की बात नहीं कर रहा, बस बहुत सारी मिलेगी उधर, जयपुर में मिलेगी। जयपुर हमारी कैपिटल है, वहां पे ज्यादा लोग जाना चाहेंगे, ज्यादा उद्योग बनाना चाहेंगे, इस हिसाब से रट सकते हैं आप। तीसरा लिखेंगे मिनिमम किधर है, तो जैसलमेर लिख लेंगे, जैसलमेर है भैया। जैसलमेर के लिए क्या लिख लेंगे? मिनिमम इंडस्ट्रीज, न्यूनतम उद्योग इकाइयां। ऊपर लिखना सर्वाधिक उद्योग इकाइयां जयपुर के लिए, और इधर लिखना मिनिमम इंडस्ट्रीज, न्यूनतम उद्योग इकाइयां। फिर लिखना अलवर, अलवर के अंदर ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, ज्यादातर अलवर के अंदर है। अब एक बार मेरी बात समझना, मैं कहूं जयपुर के अंदर बहुत सारी कारें हैं, कार जिसके अंदर बैठ के कहीं ना कहीं जाते हैं, है ना। या फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट बोलूं कि अलवर के अंदर बड़ी बड़ी कारें ज्यादा है, जैसे थार हो गई बड़ी वाली, फॉर्च्यूनर हो गई, कोई एसयूवी जितनी भी होती है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है अलवर के अंदर ज्यादा मिलती है। तो फर्क है ना, कार तो दोनों जगह है, लेकिन ज्यादा बड़ी वाली कारें किधर मिलेंगी आपको? अलवर के अंदर। तो आप लिखना वृहद उद्योग इकाइयां, सर्वाधिक वृहद उद्योग इकाइयां, लिख लो सर्वाधिक वृहद उद्योग इकाइयां। मैक्सिमम लार्ज इंडस्ट्रीज, है ना, दो अलग अलग नाम है, मैक्सिमम लार्ज अलग अलग नाम है। अब हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, हम यहां पे ये नहीं देख रहे कि उद्योग से राजस्थान को कितना राजस्व प्राप्त होता है, राजस्थान को कितना नुकसान हुआ, कितना कितना सकल घरेलू उत्पाद है, कितना नुकसान है, ये वो सारी की सारी बातें इकोनॉमी के अंदर आती है। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो राजस्थान के अंदर कौन सी भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी उद्योग इकाइयां हैं वो पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज लिखो आप, मेनली हमारा टॉपिक ये है इंडस्ट्रीज में भी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें आधार लिखना, सबसे पहला आधार, आधार या फिर बेसिस। सबसे पहला बेसिस लिखेंगे साइज, साइज या फिर आकार, आकार। इसका मुख्य बेसिस क्या है? मेन बेसिस ऑफ दिस इज इन्वेस्टमेंट, निवेश, एंड टर्नओवर। हिंदी में भी टर्नओवर लिख लेना। टर्नओवर व निवेश के आधार पर, टर्नओवर व निवेश के आधार पर निम्न आकार की औद्योगिक इकाइयां होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर देयर तो सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स, कौन सी होती हैं, फिर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, हिंदी में निवेश लिख लेना आप, और तीसरा टर्नओवर कितना हुआ है। समझाऊंगा अभी टर्नओवर क्या होता है, पहले आप लिखो टर्नओवर। देखो एक इंडस्ट्री होती है जिसको बोलते हैं माइक्रो, हिंदी में इसको कहेंगे सूक्ष्म, कोई बड़ी बात नहीं, सूक्ष्म उद्योग या फिर माइक्रो इंडस्ट्री। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इतना हो कि अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट ना हो। मैं एक बार लिख देता हूं, आप भी लिख लो, या फिर इसको मत लिखो, मैं बाद में लिखाता हूं। दूसरे को बोलते हैं स्मॉल, स्मॉल को बोलेंगे लघु, लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज।
इसके अंदर आता है 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, ठीक है। तीसरा आता है मीडियम, मध्यम उद्योग, ठीक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम, मध्यम इकाई, इसको टोटल मिला के बोलते हैं MSME। एम से होता है माइक्रो, एस से होता है स्मॉल और ME से होता है मीडियम। MSME प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब जो चलते हैं ना, वो हम बाद में बातें करेंगे, यहाँ पे अभी बात सिर्फ इंडस्ट्री की चल रही है। इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का हो, तब देखो समझना मेरी बात। अब आप एक प्रकार के पैसे वाले आदमी हो और आपको इंडस्ट्री खोलनी है, तो आपने मेरे से पूछा कि यार इंडस्ट्री खोलनी है। मैंने पूछा यार आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपने बोला 1 करोड़ रुपए लास्ट दे सकता हूं। ठीक है भाई, 1 करोड़ से नीचे भी चल जाएगा, 1 करोड़ रुपए लास्ट है, ठीक है भाई। तो मैंने बोला यार तब तो आप ना माइक्रो इंडस्ट्री खोलो, माइक्रो इंडस्ट्री की कैटेगरी में आओगे आप। अच्छा भाई, माइक्रो इंडस्ट्री की कैटेगरी में आऊंगा क्या मैं? फिर आपने बोला कि नहीं नहीं यार मेरा तो इन्वेस्टमेंट ना 1 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, यानी कि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में अगर आप हो, तो मैं बोलूंगा यार आपकी इंडस्ट्री तो फिर है ना स्मॉल इंडस्ट्री टाइप की इंडस्ट्री कहलाएगी, लघु उद्योग टाइप का उद्योग है आपका। फिर आपने बोला नहीं यार मेरा ना, मेरे पास 10 से 50 करोड़ के बीच में पैसा है, 10 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है, भले 10.1 हो या फिर 49.9 हो, इतना पैसा ही है मेरे पास। तो मैं बोलूंगा यार आपका, मेरे मजे क्लियर है यार, कभी आप ये बता रहे कभी बता रहे, एक बार बता दो कितना है। मैंने बोला कि इस बार आप मध्यम के अंदर होगे, ठीक है। फिर आपने बोला यार टर्नओवर क्या होता है सर, ये नहीं बताया आपने। तो अब आपने मान लेते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर 1 करोड़ रुपए लगाए, 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद में आपने जैसे मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर 100 रुपए लगे, 100 रुपए के बिस्किट बनाए आपने भाई, और उनको आपने 500 रुपए में बेचा, आपका प्रॉफिट कितना है भाई 400 रुपए। लेकिन प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, आपकी कंपनी ने 1 साल के अंदर कितने रुपए गेन किए, कितने रुपए गेन किए। अब भले आपको इसमें से सैलरी भी देनी है, इंडस्ट्री का मेंटेनेंस भी देना है, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, वो एक अलग बात है। आपने कितना कमाया, जनरेट किया अपनी इंडस्ट्री से, उस चीज को बोलते हैं टर्नओवर। अगर अब मैं लिख दूं एक डायरेक्ट सा ही, अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर 5 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है हर साल, तो आपकी इंडस्ट्री माइक्रो कहला सकती है। अगर आप वाली में आ रहा है 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच, तो भी आपकी तो आपकी क्या कहलाएगी, लघु। और अगर आपके पास में आ रहा है 50 करोड़ से 250 करोड़, तो आपकी कहलाएगी मध्यम। मैंने आपको 2 तरीके बताए, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कैसे बता सकते हैं, 1 करोड़ रुपए तक अगर आपने लगाए तो सूक्ष्म इंडस्ट्री है। लघु के लिए क्या होगा, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम के बीच में कितना भी पैसा अगर आपने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपकी लघु कहलाएगी। मध्यम कब कहलाएगी, जब 10 करोड़ से तो ज्यादा और 50 करोड़ से कम अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो आपकी क्या कहलाएगी, मध्यम वर्ग की या फिर मध्यम मीडियम इंडस्ट्री। इसको टर्नओवर के बेसिस पे कैसे समझेंगे, अगर आपकी इंडस्ट्री 5 करोड़ रुपए कमाती है 1 साल में, लाती है मतलब जनरेट करती है, तो आप सूक्ष्म की कैटेगरी में आते हैं। 5 से तो ज्यादा है लेकिन 50 से कम है, तो आप लघु के अंदर। 50 से तो ज्यादा है लेकिन 250 से कम है, तो आप मध्यम के अंदर। कैसे याद रखेंगे, एक याद रख लो भाई, आप इन्वेस्टमेंट याद रख लो कि 1 करोड़, 1 से 10 करोड़, 10 से 50 करोड़, फिर 5 से गुणा तो किया है। देखो सूक्ष्म के आगे 1 करोड़ लिख रखा है, उसको 5 से गुणा करो 5 करोड़ आएगा। फिर लघु के सामने 1 से 10 करोड़ लिख रखा है, तो उनको 5 से गुणा कर दो दोनों को। 1 को 5 से गुणा करते तो 5 करोड़, और 10 को 5 से गुणा करते तो 50 करोड़ सामने आपके। फिर तीसरे के लिए देखो 10 से 50 करोड़ है ना, उसको भी 5 से गुणा करेंगे। 10 को 5 से गुणा करोगे तो 50 आएगा, और 50 को 5 से गुणा करोगे तो 250 आएगा। समझ में आएगा बात आपकी? तो ये एक प्रकार है, लिख लिया होगा मैंने, मैं आप मानता हूं, या फिर पॉज करो अभी के लिए अभी और लिख लो ये। दूसरा हमारा आधार क्या होता है, मैन्युफैक्चर के बेसिस पे। ठीक है, मैन्युफैक्चर या फिर निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर उद्योगों के प्रकार, निर्माण के आधार पर उद्योगों के प्रकार। निर्माण के आधार पर समझते हैं क्या बताना चाह रहा हूं मैं। मान लेते हैं आपकी इंडस्ट्री है साइकिल्स बनाती है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरी इंडस्ट्री है ब्रेड बनाती है, तो अलग हो गया ना एकदम ही। मैं खाने की चीज बनाता हूं, आप चलाने की चीज। आपने बनाया है साधन और मैंने बनाया क्या, खाने के लिए कोई प्रोडक्ट, ठीक है।
या फिर आपकी ये कोई, जैसे मान लेते हैं मोबाइल की, मोबाइल एक अलग चीज है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और मैं करता हूं मान लेते हैं कोई कपड़े की इंडस्ट्री, वो भी अलग है। तो निर्माण के आधार पर अलग अलग इंडस्ट्री हो गई ना। एक लाइन लिख लो, राजस्थान में निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर खनिज उद्योग सर्वाधिक है। यानी कि खनिज की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है राजस्थान के अंदर निर्माण के आधार पर, कि भी खनिज बन रहे हैं, मैग्नीज बन रहा है, कहीं पे तांबा बन रहा है, कहीं पे आयरन बन रहा है, लोहा बन रहा है। तो अलग अलग प्रकार के मिला के सबसे ज्यादा कौन सी है मैन्युफैक्चर के बेसिस पे, तो लिखना राजस्थान में, इन राजस्थान। Mineral industries are the maximum. Mineral industries are the maximum in terms of manufacturing. In terms of manufacturing. अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे पहले आप ए लगा के लिखेंगे, सेकंड हेडिंग के अंदर ए लगाना आपको। आप लिखो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, कृषि आधारित उद्योग इकाइयां, या फिर कृषि आधारित उद्योग। कौन से ऐसे उद्योग हैं जो अगर कृषि नहीं होती तो होते ही नहीं, वो अगर मैं प्रूफ कर दूंगा तो आप समझ जाओगे कि ये कृषि आधारित उद्योग ही हैं। जैसे इसके अंदर आप लिखेंगे सबसे पहले वन लगा के, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सूती वस्त्र उद्योग। अगर कॉटन नहीं होता, सूत या फिर कपास नहीं होता, तो क्या ये इंडस्ट्री खुल पाती? नहीं। और कपास कहां पे होता है? खेत में होता है, रसोई में तो उगता नहीं है। ठीक है भाई। सेकंड लिख सकते हैं शुगर इंडस्ट्रीज, चीनी उद्योग। अगर गन्ना नहीं होगा तो चीनी नहीं होगी, बीट रूट नहीं होगी तो चीनी नहीं होगी। तो बीट रूट और गन्ना कहां उगते हैं? खेत के अंदर। अगेन एग्रीकल्चर बेस्ड है, प्रूव कर दिया। तीसरा लिखेंगे ऊन उद्योग या फिर वूल इंडस्ट्रीज। चौथा लिखेंगे डेयरी इंडस्ट्रीज। अगर खेती बाड़ी नहीं करोगे तो जानवरों को क्या खिलाओगे, और जानवरों को क्या खिलाओगे तो आप, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर दोनों चीजें आती है ना, पशुपालन भी आता है और क्या आता है, खेती भी आती है, दोनों चीजें आती हैं। पांचवें नंबर पे लिखेंगे वेजिटेबल घी एंड मस्टर्ड ऑयल इंडस्ट्रीज। मस्टर्ड ऑयल इंडस्ट्रीज, वनस्पति घी तथा सरसों उद्योग। सरसों का तेल मत लिखना भाई, है ना। ऑलिव उद्योग, ऑलिव इंडस्ट्रीज। फिर एक पॉइंट और आता है बायोडीजल। एक सेकंड बना, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? बायोडीजल। बायो क्या है भाई? यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनको हम कंपोज करके या फिर उनको क्या बोलते हैं उसको, खत्म करके या कंज्यूम करा के हम डीजल बना सकते हैं। तो पेड़ पौधे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो हम बायोडीजल के अंदर भी लिख सकते हैं, मतलब बायोडीजल को भी इसके अंदर लिख सकते हैं। इतने सारे नाम लिखो और पहली हेडिंग डाल दो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये सारे पढ़ने पड़ेंगे भाई, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, डरने नहीं है। कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग, और ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए आप भी अपने जितना आप तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते रहिए। और ये उद्योग वाला टॉपिक है जो हमने आज स्टार्ट कर दिया है, ये 2 क्लास और लगेगी इसको, ये पूरा हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है।
तो फिर उसके बाद में हम क्या लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम खनिज लेंगे, खनिज पढ़ेंगे, और खनिज भी लगभग 3 क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम आगे की बातें करेंगे, और ऐसे करते करते हम राजस्थान की जियोग्राफी पूरी करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, अपना अपने सोर्स पे फेथ बना के रखिए, अपनी मेहनत पे फेथ बना के रखिए। आप जिसको भी मानते हैं, भगवान अल्लाह जो भी है आपके, उनके ऊपर फेथ बना के रखिए और पढ़ाई करते जाइए। आपकी 3-4 महीने की मेहनत आपको जीवन भर की एक टेंशन से दूर रखेगी कि आपकी आजीविका क्या है। ठीक है, मेहनत करना मत छोड़ देना भाई, पास होने के बाद में, सफल होने के बाद में। बच्चों को भी आपको पढ़ाना है, जिम्मेदारी तो रहती है, तो पढ़ोगे तभी पढ़ा पाओगे उनको, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई।